नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। आरएसएस सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हुए अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं से संगठित होने का किया आह्वान। आरजीकर अस्पताल में हुई शर्मनाक घटना के अपराधियों को संरक्षण देने की पर भी साधा निशाना। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ दार्जिलिंग में मनाई विजयदशमी। विधि विधान के साथ की शस्त्र पूजा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने इजरायल से लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर गोलीबारी बंद करने को कहा। भारत ने लेबनान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर जताई चिंता। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। जसप्रीत बुमराह को मिली उपकप्तानी। आपका अपने विस्तार से शुरुआत करते हैं। नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुख्यालय में आज विजयदशमी उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व इसरो प्रमुख के सिवन भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि 27 सितंबर 1925 में विजयदशमी के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी। और आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने इस मौके पर कई बड़ी बातें कही। अपनी बड़ी बातों में उन्होंने कहा कि कोलकाता रेप मर्डर केस को बेहद ही उन्होंने शर्मनाक बताया। इस पर उन्होंने कहा कि अपराधियों और सत्ता के बीच साठगांठ होने के कारण इस तरह की घटनाओं को शह मिलती है। और आपको बता दें कि जिन बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया उसमें बांग्लादेश भी एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार चल रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, उसमें हिंदुओं को एकजुटता दिखानी चाहिए। उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके के अत्याचार चल रहे हैं उसमें दुर्बलता और साथ ही साथ वो होना कहीं ना कहीं शर्मसार करता है, इसीलिए संगठित रहना जरूरी है। साथ ही साथ कोलकाता आरजीकर मेडिकल कांड में जो हत्या और रेप का मामला चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत को आगे बढ़ने में रुकावट बन रही हैं विदेशी शक्तियां, तो कहीं ना कहीं चुनौतियों की बात की। और उन्होंने कहा कि भारत का विकास कई देशों के स्वार्थ पर करता है चोट। पर्यावरण को लेकर भी उन्होंने अपने वक्तव्य में बड़ी बातें कही, जिसमें पर्यावरण के बदलाव से उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया त्रस्त है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने की राह पर स्पेस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है और मानव कल्याण के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी बेहद ही अहम हिस्सा है। और संस्कृति और धर्म संरक्षण पे भी उन्होंने कहा कि संघ की एक अहम भूमिका है। और संस्कृति और विरासत को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें करी। उन्होंने कहा कि धार्मिक जुलूसों पर पथराव की घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। और बांग्लादेश को लेकर तो उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुटता दिखानी होगी और हिंदुओं के खिलाफ अभी भी जो अत्याचार हो रहे हैं वो लगातार जारी है। इसके अलावा कोलकाता रेप और मर्डर केस पर भी उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है 8 से 9 अगस्त के बीच में जूनियर डॉक्टरों के साथ वो बेहद ही शर्मसार है। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने विदेशी जो ताकतें हैं जो भारत को आगे बढ़ने से रोक रही हैं उसको लेकर भी कहा। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को लेकर भी कहा कि जिस तरीके से भारत वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की तरह आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया आज भारत को कहीं ना कहीं एक अपने इंस्पिरेशन के तौर पर देख रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि मानव कल्याण के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी अहम है। संस्कृति और विरासत को आगे ले जाकर उन्होंने कहा कि ले जाने की बात कही। और उन्होंने धार्मिक जुलूसों पर पथराव की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करने को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही। योगेश शीतल जुड़ गए हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने चुनौतियां तो गिनवाई ही,
डॉक्टर मोहन भागवत ने। साथ ही साथ उन्होंने भारत जिस तरीके से आगे प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही। तो कहीं ना कहीं देश विदेश में पूरा एक बड़ा संदेश जाता हुआ डॉक्टर मोहन भागवत के इस वक्तव्य से। देखिए भावना, जो उनके अगर आप पूरे वक्तव्य को लेंगे तो उन्होंने दोनों तरह की बातें कही। भारत का ऐतिहासिक पक्ष क्या है, वर्तमान पक्ष क्या है और क्या क्या चुनौतियां हैं और भारत कैसे उससे पार पा रहा है। उन्होंने बिल्कुल, चाहे वो पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रही है, चाहे इजराइल हमास का जो घटनाक्रम है, इन सब चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अगर पूरे भाषण का अगर आप सार देखेंगे, अगर आप केंद्र में देखेंगे, तो संस्कृति और समाज, किस तरीके से संस्कृति और समाज को सही दिशा की जरूरत है, किस तरीके से युवाओं बच्चों को नई दिशा की जरूरत है, जो सही डायरेक्शन हो, अनुशासन की जरूरत है समाज को, और कैसे संगठित होकर जो बुराइयां हैं जो कि तकनीक से जुड़ी हुई हो, चाहे तकनीक की वजह से आप कह सकते हैं कि जिस तरीके का तकनीक का दुरुपयोग, तकनीक के दुरुपयोग को लेकर उन्होंने आगाह किया। साथ में जो ओटीटी या तमाम तरह के माध्यमों के जरिए जो परंपरागत चीजों पर हमला किया जा रहा है या फिर हमला हो रहा है, उनसे किस तरीके से संस्कृति, समाज, परिवार, संस्था, इसको बचाया जाए, इन सब चीजों पर उन्होंने जो है विशेष फोकस दिया। तकनीक को लेकर जो विशेष अतिथि थे वैज्ञानिक के रामकृष्णन, उन्होंने भी तकनीक को लेकर कहा कि तकनीक के दोनों पहलू होते हैं, निर्भर इस पर करता है कि आप उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। ये चाकू वाली बात है कि आप अगर अच्छे व्यक्ति के हाथ में मिला तो वो कैसे उपयोग कर रहा है, और किसी एंटी सोशल एलिमेंट के हाथ में अगर मिला तो वो कैसे उपयोग कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने बिल्कुल, आपने एंकरिंग में बिल्कुल सही कहा कि देश की प्रतिष्ठा, जो वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हमारी विरासत है, जो हमारा ध्येय है, जिस तरीके से जिस विचारों पर भारत चलता आया है, उसको किस तरीके से दुनिया भर में सम्मान मिल रहा है, भारत की जो स्वीकार्यता है वो किस तरीके से देश और दुनिया में जा रही है, जो पारंपरिक चीजें हैं, जो यहाँ के मूल्य हैं, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, उसका किस तरीके से प्रचार हो रहा है। और वातावरण, इन्वायरमेंट का बड़ा पक्ष उन्होंने रखा कि किस तरीके से वातावरण की सुरक्षा, संरक्षण आज की जरूरत बनी हुई है और किस तरीके से हम उस दिशा में जा सकते हैं। इसी को लेकर उन्होंने जिक्र भी किया कि पहले जहां नीम के पौधे या फिर पुराने जो पारंपरिक पौधे हैं वो लगते थे, जिस तरीके पर्यावरण और जो इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट मिलता था, लेकिन समय के साथ साथ जिस तरीके से ये रहा कि इंपोर्टेड चीजों पर निर्भरता बढ़ी या उसको लेकर एक आकर्षण रहा, जो क्रेज रहा, उसको लेकर क्या साइड इफेक्ट आए उसको भी उन्होंने रेखांकित किया। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो समाज, व्यक्ति, हर एक पहलू जो होता है जिससे ये दोनों संस्थाएं जुड़ी रहती है, उसको लेकर उनका एक बहुत लंबा और काफी सारगर्भित, जिसको हम बोलते हैं, वैसा उद्बोधन आज यहाँ पर था रेशमी बाग नागपुर में। जी, साथ ही योगेश, जिस तरीके से उन्होंने युद्ध और बांग्लादेश को लेकर बड़ी बातें की, उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि दुर्बल और असंगठित होने से कुछ नहीं होगा, ये बड़े अपराध हैं, सभी हिंदुओं को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। बिल्कुल भावना, बांग्लादेश का उन्होंने विशेष जिक्र किया और जिस तरीके से वहां पर लगातार घटनाएं हुई हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर संघ काफी मुखर रहा। आज जो है खुद मोहन भागवत ने इस बात पर कहा कि किस तरीके से, हालांकि हिंदू जिस तरीके से वहां से एकजुट हुए उसकी उन्होंने प्रशंसा भी की, लेकिन इससे बहुत जो बड़े पैमाने पर जो हिंसा थी वो कम हुई, लेकिन हिंसा फिर भी वहां पे हुई। उन्होंने कहा कि जो दुर्बल है धर्म उसके लिए नहीं है। ये उनका सीधा सा एक लाइन था कि जो दुर्बल है, अगर आपको धर्म के रास्ते पे चलना है, अगर आपको मजबूत होना है, यूनाइटेड होना है, और जो एविल, जो बुराई है उसके खिलाफ अगर आपको रहना है, मजबूत रहना है, तो आपको संगठित होना ही पड़ेगा। 1925 से अगर आप अब तक का पूरा संघ का अगर पूरा कार्यकाल देखें और जिस तरीके से ये विजयादशमी का उत्सव वो करते आए, तो इसके पीछे भी यही चीज रही थी कि अगर आपको जो है संघर्ष करना है, अगर आपको मातृभूमि के लिए संघर्ष करना है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना है, स्वाभिमान और पहचान के लिए संघर्ष करना है, तो आपको शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से हमेशा मजबूत होना पड़ेगा। बांग्लादेश का उन्होंने ज्यादा जिक्र किया, साथ में यह भी कहा कि बांग्लादेश जब हुआ था, तो जब बांग्लादेश का गठन हुआ, जब वो बतौर राष्ट्र के रूप में बना, तो वो भारत की वजह से ही बना था और भारत का उसमें पूरा निर्णायक योगदान, भारत वॉज द आर्किटेक्ट। लेकिन अभी वही बांग्लादेश में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, उसका उन्होंने काफी जिक्र किया और साथ में ये भी कहा कि जो भी समाज या जो भी संस्कृति अपने जो है जड़ से जुड़ी रहती है, उसको हटाने के लिए एक ताकत हमेशा रहती है। और उसका उन्होंने देश के अंदर भी जिक्र किया कि देश के अंदर भी ऐसी ताकतें हैं, और देश के बाहर तो हैं ही, देश के अंदर भी ऐसी ताकत
ताकतें हैं जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने बेसिकली सेल्फिशनेस पे उन्होंने काफी लंबा कहा, उसी को अंडरलाइन भी किया। स्वदेश क्या है, स्वाभिमान क्या है, अपना क्या है और किस तरीके से उससे जुड़ा रहता है। योगेश, आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान भी मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ और अपने विश्लेषण के साथ। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी जुड़ रहे हैं, एडिटर एंड ऑर्गेनाइजर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी। आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले, जिस तरीके से डॉक्टर मोहन भागवत ने बड़ी बातें कही हैं अपने संदेश में और अपने वक्तव्य उद्बोधन में, उससे साफ ये जाहिर कहीं ना कहीं होता है कि भारत की साख बड़ी है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, उन्होंने संस्कृति और साथ साथ अपनी विरासत की बात की है। इन सभी बातों को साथ साथ रखते हुए उन्होंने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी एक बड़ा संदेश दिया है। प्रफुल्ल जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मेजर हाइलाइट्स रही हैं मोहन भागवत जी के उद्बोधन की? देखिए भावना जी, आज का ये उद्बोधन के प्रति बहुत लोगों की उत्सुकता थी। उसका एक प्रमुख कारण था। कारण ये था कि आज संघ का 100वां स्थापना दिवस है। संघ अपने 100वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। ऐसे में सरसंघ चालक क्या कहते हैं, संघ की 100 वर्ष की योजना के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने संघ के योगदान के बारे में, संघ के बारे में, संघ के 100 वर्ष के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा। यही संघ की सोच दिखाती है। उन्होंने आज के समसामयिक परिस्थिति का अवलोकन किया, जो कि विजयदशमी के उत्सव में हर साल सरसंघ चालक करते हैं। ये 100 वर्ष की परंपरा संघ की रही है कि देश के सामने चुनौतियां कौन सी है, समाज के सामने चुनौतियां कौन सी है। और मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो उन्होंने भाषण में 3 तरह की चुनौतियों का एक तरीके से स्पष्ट रूप से ये किया है। एक के जो बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का प्रयास, विदेशी ताकतों द्वारा भी और अपने अंदर भी समाज में फॉल्ट लाइंस ढूंढकर उसमें समाज में विभेद करने का प्रयास। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये करने वाला एक वैचारिक आधार, उन्होंने वोकिज्म की बात की, कल्चरल मार्क्सिज्म की बात की। ये सारी जो नए विचारधारा और उनके द्वारा शिक्षा संस्थान, प्रसार माध्यम, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, उसके द्वारा इसका जो समाज पर परिणाम हो रहा है, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। एक चुनौती के रूप में टेक्नोलॉजी आ रही है। और तीसरा, उन्होंने कहा इसके कारण समाज में मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है, जो हमारी कलेक्टिव वैल्यूज थी, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे हमारा महिला के प्रति देखने का दृष्टिकोण हो, हमारा विविधता के प्रति देखने का दृष्टिकोण हो, इसमें जिस तरह का इरोजन हुआ है और इससे निजात पानी है तो क्या करना, संघ क्या करना चाहता है, संघ किस तरीके से इस बारे में सोचता है, उसका फिर उन्होंने अगले 5 बिंदुओं में विश्लेषण किया, एक तरीके से इससे निकलने के रास्ते के बारे में। तो यदि इस भाषण को देखना है तो ये 3 चैलेंजेस और 5 सॉल्यूशंस, जिसको संघ शताब्दी वर्ष के अंत से समाज में लेकर जाएगा, जिसमें पर्यावरण का भी है, पारिवारिक मूल्यों का भी है, समाज में सद्भाव और संगठित भाव भी है। और अंत में आते आते फिर उन्होंने कहा कि संगठित शक्ति, कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चारित्र्य, ये 2 है तो ही विकास, शांति और विजय ये संभव है। विजयादशमी यदि विजय का पर्व है तो उस विजय का संकल्प हमारी सामूहिक शक्ति से निकलेगा और उसके साथ साथ हमारा जो राष्ट्रीय चारित्र है उसके लिए यदि हम साधना करते हैं, निरंतर साधना करते हैं, तो उससे निकलेगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है उनके भाषण को देखना चाहिए कि 100 वर्ष का योगदान ये संघ का नहीं है, ये समाज का और राष्ट्र जीवन में आने वाली चुनौतियां और उससे समाज को निकलने के लिए निरंतर साधना करने का प्रयास है। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, यहाँ हमारे साथ केजी सुरेश जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। केजी सुरेश जी, आपका भी डीडी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है और विजयदशमी की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर मोहन भागवत के जो वक्तव्य रहा उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें आज विजयदशमी का मौका मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक कहीं ना कहीं इस पर्व को कहा जाता है और ऐसा ही उनके वक्तव्य में भी झलका कहीं ना कहीं। सुरेश जी, उन्होंने भारत की बढ़ती साख के बारे में तो बताया, साथ ही साथ बताया कि कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो अड़ंगा पैदा करने के लिए भारत की जो भी अच्छाइयां हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रही हैं।
ये कैसा संदेश देते हुए डॉक्टर मोहन भागवत आपको लग रहा है जा रहे हैं? साथ ही साथ क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं सुरेश जी, शिक्षा को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि युवाओं को उस तरीके का कंटेंट सामने दिखाना चाहिए जिस तरीके का कंटेंट हमारी संस्कृति, हमारी विरासत से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भटकाव हो रहा है और इसी वजह से वो नशे की लत में भी आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल भावना, मैं सबसे पहले डीडी के सभी दर्शकों को जो है विजयदशमी की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि हर वर्ष हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं कि विजयदशमी का क्या संदेश जो है नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है और जिसने हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय जीवन को पिछले एक शताब्दी से प्रभावित किया है, उनका क्या संदेश रहता है ये समझने की एक उत्सुकता हम सबको रहता है। और हर बार की तरह इस बार भी सरसंघ चालक ने एक ऐसा संदेश दिया है जहां मात्र संगठन के शताब्दी वर्ष के बारे में या संगठन के उपलब्धियों के बारे में उन्होंने नहीं कहा, अपितु उन्होंने समाज को कई खतरों से अवगत कराया। उन्होंने जो सामने हमारी चुनौतियां हैं उससे हमें अवगत कराया, हमारे आंतरिक शक्ति के बारे में हमें कहीं हम विस्मृत ना हो उसके बारे में बताया। कुछ ऐसे सलाह दिया पारिवारिक स्तर पर भी, जैसे कि बहुत ही साधारण सी बात है, उन्होंने कहा कि अपने घर में तो हम सब अपने पसंद के खाना और अपने वेशभूषा सब पहनते हैं, लेकिन हमें पूरा देश का भ्रमण करना चाहिए ताकि हम देश को समझ सके। ऐसा बहुत ही सरल सहज संदेश भी साथ में दिया। तो दूसरी तरफ हमें वैश्विक स्तर पर, चाहे वो मौसम में बदलाव हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है और उससे हमें क्या सबक सीखना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। कि बांग्लादेश को उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जहां कि युवा पीढ़ी को बरगलाया गया, तो उन्होंने कल्चरल मार्क्सिज्म, वोकेज्म जैसे डीप स्टेट जैसे शब्दों का प्रयोग किया और उसका कैसे एक जनसाधारण की भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अपने ही संस्कृति के प्रति किस तरीके से हमारे अंदर एक नकारात्मक सोच पैदा करते हैं अपने ही राष्ट्र के प्रगति के खिलाफ। क्योंकि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक विकास की दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन उसको कैसे खत्म किया जाए। और फिर जैसे कि वहां एक परंपरा रही है कि जब भी कोई राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो अल्पसंख्यकों पर ही सबसे ज्यादा हमला होता है, और वो इस बार भी हुआ। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार वहां के अल्पसंख्यक जो है वो खुलकर सामने आए और उसके बाद कुछ घटनाएं घटी भी। तो ये एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किया कि किस तरीके से आपको अत्याचार का सामना करना, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है भगवत गीता में जी कि अत्याचार करना जितना जुल्म है उतना ही अत्याचार सहना भी पाप है, तो अत्याचार को सहना नहीं चाहिए। उन्होंने किस तरीके से गणेश उत्सव पर पथराव की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से समाज को एकजुट होकर असामाजिक तत्वों को सामना करने की आवश्यकता है, इस पर भी जोर दिया। तो दूसरी तरफ उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे जो हमारी तरक्की हो रही है वैश्विक स्तर पर उसके बारे में बताया, पारिवारिक संबंधों के बारे में बताया, और जैसे आपने बताया युवाओं को यह बताया कि क्योंकि आज बड़ा चिंता का विषय है कि किस तरीके से अश्लीलता परोसा जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, और किस तरीके से हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवा पीढ़ी को बरगलाने का, भटकाने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें हम अपने संस्कृति के बारे में, अपने समाज के बारे में हम किस तरीके से जागरूकता पैदा कर सकते हैं, हमारे युवाओं को एक नई दिशा दे सकते हैं, उनको राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण की दिशा में हम ला सकते हैं। इस तरह तो एक अभिभावक की भूमिका में उन्होंने समाज को जो है एक रास्ता दिखाने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं सुरेश जी, संगठित रहना और एकजुटता का जो बड़ा संदेश डॉक्टर मोहन भागवत के वक्तव्य में आज हमने सुनने को मिला है, साथ ही साथ उन्होंने दुर्बलता को भी कहीं ना कहीं अपराध बताया। आपसे चर्चा जारी रखेंगे सुरेश जी, प्रफुल्ल जी और साथ ही साथ योगेश आपसे, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर मोहन भागवत की उद्बोधन के मुख्य बिंदुओं पर बातचीत हमारी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चर्चा जारी है। चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से आरएसएस के स्थापना दिवस पर सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बड़ी बातें कही हैं नागपुर से, उस पर हमारी चर्चा जारी है। प्रफुल्ल केतकर जी, केजी सुरेश और योगेश शीतल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से उन्होंने भारत की बढ़ती साख के बारे में तो बताया ही बताया, साथ ही उन्होंने सद्भावना की बात करी, संस्कृति की बात करी और परंपराओं की बात भी करी। हमने हमेशा देखा है कि डॉक्टर मोहन भागवत के वक्तव्य में ये बड़ी बातें हमेशा मौजूद रहती हैं। जी भावना, हमको ये समझना चाहिए, आपने शिक्षा के बारे में भी पहले पूछा था और उन्होंने ये साफ कहा जब उन्होंने वोकिज्म की बात की, डीप स्टेट की बात की। हमने देखा कि कुछ फैड्स वहाँ पे शुरू होते हैं अमेरिका में, उसका उपयोग यहाँ की संस्थाओं में, यहाँ की शिक्षा संस्थानों में एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान, समाज में भेद पैदा करना। विविधता हमारी विशेषता रही है, ये उनके पूरे वक्तव्य का प्रमुख आधार था। लेकिन उस विविधता के रहते हुए भी एक अंडरलाइन यूनिटी, जो हमारे अंदर समाज में जो एकात्म भाव है, उसकी पहचान सबको कराना, ये भी हमारे शिक्षा का एक प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। वो नहीं होता है तो क्या होता है, इसके आधार पर उन्होंने सारा अपना वक्तव्य जो है वो एक दूसरे के साथ बुना। जो आपने बात पूछी कि जो हमारे, चाहे वो संस्कृति है, सद्भाव है, उसकी बात, उसके व्यावहारिक उपाय उन्होंने कहे कि जाति की पहचान रहना ठीक है, हमारी जाति की संगठना होती है जाति बिरादरी की, उसके हम 30 त्योहार मनाते हैं। लेकिन कुछ त्योहार, कुछ पर्व ऐसे हो सकते हैं क्या कि हम पूरी समाज के नाते, हिंदू के नाते मनाएं? केवल हम किसी एक जाति बिरादरी के नेता के रूप में, महापुरुष के रूप में, पर्व के रूप में ऐसा ना देखें। महर्षि वाल्मीकि का जयंती का उन्होंने उदाहरण दिया कि हम ये पूरे हिंदू समाज का त्योहार करके क्यों नहीं मना सकते। तो ऐसा करके यदि हम करते हैं तो ये जो फॉल्ट लाइन्स समाज में भेद पैदा करने की जो मानसिकता है, जो वृत्ति है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। कुछ नए भेद क्रिएट भी किए जा रहे हैं, नई आइडेंटिटीज गढ़ने का काम हो रहा है। जो भारत में कभी फॉल्ट लाइन थी ही नहीं, उस फॉल्ट लाइन को बढ़ाने का, और वो परिवार में भी है, महिलाओं को लेकर है, युवा वर्सेस महिला वर्सेस पुरुष है, युवाओं के साथ है, कभी जनजाति को लेकर, कभी जाति को लेकर। हमने राजनीतिकरण कैसा उसका होता है, हमने चुनाव के समय भी देखा है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज इसको कैसे देखता है, बाहरी शक्तियां कैसे देखती है, राजनीतिक स्वार्थ के कारण कौन इसका कैसा प्रयोग करता है, ये उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है ही। लेकिन यदि समाज इसको ठीक से समझता है कि इसके पीछे के स्वार्थ किसके हैं, ये कौन करवा रहा है, और हमारी शिक्षा व्यवस्था इसके प्रति यदि संवेदनशील है, शिक्षा में सांस्कृतिक मूल्यों का आधार है, और इसी आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का NEP 2020 का भी उल्लेख किया कि जब हम अपनी भाषा में, अपने मूल्यों पर अपनी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे तो उसमें से ये मूल्य मातृवत परदारेषु, इसका उल्लेख उन्होंने 2 बार किया कि हमारी महिला के प्रति देखने की दृष्टि कैसी है। तो अपने पत्नी के सिवा और कोई भी महिला ये माता समान होती है, ये हमारी दृष्टि है। हम दूसरों का द्रव्य चुराकर, दूसरों का धन, भ्रष्ट जो आसान पैसा कमाने का भी एक तरीके से समाज का मन बन रहा है, ये भी उन्होंने उसका उल्लेख किया। तो ये मूल्यों का जो एक तरीके से इरोजन है, मूल्यों की जो अवनति है समाज में, उसके कारण परिणाम क्या हो रहा है। और उन्होंने ये कहा कि ये शिक्षा संस्थानों में केवल होगा नहीं, तो ये परिवारों से भी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार सही में व्यक्ति के शिक्षा का पहला केंद्र होता है, उसके बाद वो स्कूल में जाता है।
बिल्कुल, यहाँ सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि कट्टरपंथ को उकसाने वाली घटनाएं भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, इसमें भी एकजुटता लाने की जरूरत है। और साथ ही साथ जिस तरीके से समाज में डर और दहशत की अराजकता फैलाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी का प्रतीक है, और उसको लेकर भी उन्होंने सचेत किया आज। बिल्कुल। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागपुर जो है वो बाबा साहब अंबेडकर की भी जो है परिनिर्वाण भूमि है जी। और वहां से उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को जो है उद्धृत करते हुए ग्रामर ऑफ अनार्की की बात कही, जो बाबा साहब ने उपयोग किया था जिस शब्द का, और कहा कि किस तरीके से समाज में विघटन पैदा करने का एक योजनाबद्ध तरीके से जो है एक प्रयास किया जा रहा है। जाहिर है कि आज के जो राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक आख्यान हो रहा है उस पर भी उनका जो है परोक्ष टिप्पणी था ये, जहां बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आज विघटन पैदा करने का एक राजनीतिक एक विमर्श तैयार किया जा रहा है, जिसमें भेदभाव के बारे में बात हो रही है और जिसमें जातिवाद की बात हो रही है, जिसमें मजहबी जो है अलगाववाद की बात की जा रही है। और उसका जो है एक जवाब देने का प्रयास किया कि समाज को इससे चेताने का प्रयास किया और उसमें हमें सतर्क रहने की जो आवश्यकता है और एकजुट रहने की जो आवश्यकता है उस पर भी जोर दिया गया। साथ ही साथ जनसंख्या असंतुलन पर भी उन्होंने अपनी बात को रखी और घुसपैठ के बारे में भी चिंता जताई, जो दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके चलते आज हम कई हिंसात्मक घटनाएं देख रहे हैं। हम कई जगह जो है जो सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रयास भी हम देश के उत्तर पूर्व में और अन्य जगहों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से घुसपैठ के माध्यम से जो स्थानीय संस्कृति है उसको प्रभावित करने का भी एक प्रयास किया जा रहा है। तो इन सब गंभीर विषयों से राष्ट्र जो है कहीं उनको जगाने का काम हम विस्मृत न हो, इसका भी प्रयास किया। तो कई बड़े संदेश देते हुए नजर आए आज डॉक्टर मोहन भागवत, फिर चाहे वो इजराइल हमास संघर्ष हो, बांग्लादेश हो, कट्टरपंथी हो, कोलकाता हो, या फिर सामाजिक मुद्दे हो जैसे पर्यावरण, योग या युवाओं को प्रेरणा देते हुए कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन भागवत का ये संदेश दूरगामी रहा। आपका केजी सुरेश जी, प्रफुल्ल केतकर और योगेश शीतल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।